नमस्कार दोस्तों। तो आज फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो अपनी पिछली 3 क्लासें हो चुकी है शायद, और अब अपन आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे। अपन पढ़ रहे थे संविधान सभा के बारे में। तो संविधान सभा के बारे में इससे पहले 2 वीडियो हो ही चुके हैं, और अगली क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ पीछे का रिवाइज कर लेते हैं ताकि अपन रिदम में आ जाए। तो अपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि भाई संविधान सभा की प्रमुख समितियां, पहले सबसे पहले अपन ने कल पढ़ा था उद्देश्य प्रस्ताव। तो उसके अपन ने कुछ प्रोविजंस पढ़े थे कि भाई 13 दिसंबर 1946 को जो तीसरी बैठक जो थी संविधान सभा की, उसमें जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, और जो कि 22 जनवरी 1947 को पारित हो गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव में क्या क्या प्रोविजंस थे उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपन। तो उद्देश्य प्रस्ताव में ये सबसे पहला प्रोविजन था कि भाई स्वतंत्र संप्रभु भारतीय गणराज्य की स्थापना की जाएगी और उसके लिए संविधान का निर्माण किया जाएगा। दूसरा ये था कि भाई जो स्वतंत्र भारतीय राज्य होगा उसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल होंगे। तो उसमें था कि भाई एक तो ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन जो भी प्रांत थे वो शामिल होने थे, और दूसरे थे भारतीय क्षेत्र जिसमें कि रियासतें आती थी, वो हो गई। उसके बाद में थर्ड था कि भाई अन्य भारतीय क्षेत्र, जैसे कि गोवा पुडुचेरी का एग्जांपल लेके अपन ने समझा था। और थर्ड जो बाकी अन्य क्षेत्र जो बच जाते हैं, जैसे कि सिक्किम का एग्जांपल अपन ने लिया था कि भाई कोई अन्य देश हो या कोई अन्य राज्य या मतलब कोई अदर देश हो या कोई ऐसा क्षेत्र हो जो बाद में भारत में आके मिलना चाहे तो वो भी मिल सकता है, उनके लिए सेम संविधान रहेगा। उसके बाद में अपन ने बात की भाई उद्देश्य प्रस्ताव में कहा गया कि भाई राज्यों को स्वायत्तता दी जाएगी और अवशिष्ट शक्तियां जो होगी वो भी राज्यों को दी जाएगी। और अपन ने बात की थी कि भाई यहाँ जो भारतीय गणराज्य बनेगा उसमें शासन की समस्त अधिकारिता जो होगी वो किसमें होगी, भारतीय जनता में निहित होगी, और सोर्स ऑफ पावर जो होगी वो पब्लिक ही होगी। और उसके बाद में अपन ने नागरिकों को दिए जाने वाले अधिकारों के बारे में बात की थी कि भाई नागरिकों को कौन कौन से अधिकार दिए जाने थे। तो सबसे पहले न्याय की बात करी थी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार का न्याय प्रदान किया जाना था। फिर बात की थी अपन ने 8 प्रकार की स्वतंत्रता की। तो 8 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन कौन सी थी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, संघ, व्यवसाय और कार्य करने की स्वतंत्रता। उसके बाद में अपन ने बात की थी समता की, समता यानी समानता की, तो वो थी प्रतिष्ठा, अवसर और विधि के समक्ष समानता। फिर अपन ने बात की थी कि भाई कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रोविजन, विशेष प्रयास किए जाएंगे, जैसे कि माइनॉरिटी और शेड्यूल ट्राइब जो थी, जनजातीय क्षेत्र जो थे, और आंतरिक व बाह्य जनजातीय क्षेत्र जो थे, असम वगैरह के रीजन में जो जनजातियां निवास करती थी उनके लिए विशेष प्रयास किए जाने थे। उसके बाद में अपन ने कहा था कि भाई जो भारतीय गणराज्य होगा उसके अखंडता को बनाए रखेंगे तथा जल थल नभ पर संप्रभु अधिकार को अपन बनाए रखेंगे। और ये लास्ट में ये कहा गया कि भाई प्राचीन काल से ही भारत का जो है विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है, उसको अपन बनाए रखेंगे तथा विश्व शांति और कल्याण के लिए आगे कार्य करते रहेंगे। इसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि कुछ प्रमुख समितियों के बारे में अपन ने जानकारी ली थी। तो प्रमुख समितियां, जैसे कि प्रमुख समितियां कौन कौन सी थी, तो उनके बारे में पढ़ा कि भाई एक थी संघीय संविधान समिति, केंद्र के संविधान के बारे में। उसके बाद में थी संघीय शक्ति समिति, यानी कि केंद्र के पास कौन कौन सी शक्तियां रहने वाली थी, संविधान के तहत कौन कौन सी शक्तियां केंद्र को मिलने वाली थी, उनके बारे में, उनको लेके एक समिति बनी थी। और एक थी भारतीय राज्यों के लिए समिति। तो इन तीनों समितियों के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि भाई प्रांतों के लिए प्रांतीय संविधान समिति, यानी कि प्रांतों के लिए जो संविधान बनाया जाएगा उसके लिए जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद में अपन ने देखा था कि भाई एक तो फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटी और जनजातीय क्षेत्र और आंतरिक व बाह्य जनजातीय क्षेत्र जो थे उनके लिए समिति गठित की गई थी। उसके अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और इनसे रिलेटेड 4 उप समितियां बनाई गई थी। तो वो 4 उप समितियां कौन सी थी? एक थी फंडामेंटल राइट के लिए उप समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी जी को बनाया गया। उसके बाद माइनॉरिटी के लिए जो उप समिति बनाई गई थी उनके अध्यक्ष एच सी मुखर्जी को बनाया गया था।
और उसके बाद में बनाई गई थी जनजातीय क्षेत्र असम वाले रीजन के लिए जो उप समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष थे गोपीनाथ बोरदोलाई। और उसके बाद में जो अन्य जनजातीय क्षेत्र जो था उसके लिए जो उप समिति बनी थी उसके अध्यक्ष बनाए गए थे एवी ठक्कर को। और उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि भाई संविधान सभा की कार्य समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, जेवी मावलंकर थे। और दो समितियां और पढ़ी थी अपन ने कि भाई एक तो थी प्रक्रिया की नियम समिति, मतलब संविधान सभा जो कार्य करेगी, संविधान सभा की जो प्रोसेस रहेगी, वर्किंग प्रोसेस, उसके लिए कार्य समिति जो गठित की गई उसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और एक थी राष्ट्रीय ध्वज के लिए तदर्थ समिति, उसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को ही बनाया गया। और लास्ट में एक समिति बनी थी जो थी ड्राफ्ट की जांच हेतु विशेष समिति, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू भी थे और कृष्ण स्वामी अय्यर, दोनों नाम मिलते हैं। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि भाई प्रारूप समिति, ड्राफ्ट कमेटी का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को, जिसके की चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और प्रारूप समिति ने क्या किया था, प्रारूप समिति ने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन करके अपने देश का संविधान तैयार किया था। और इसके प्रमुख सदस्य कौन कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो कि चेयरमैन थे, और दूसरे अन्य सदस्य थे गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी थे, फिर एन माधव राव थे, टी कृष्णामाचारी थे। इस प्रकार से उसके सदस्य रहे थे। तो यहीं पे अपन ने कल की क्लास खत्म की थी। तो अब अपन को आगे देखना है कि आगे बढ़ने से पहले अपन एक बार देख लेते कि भाई प्रारूप समिति ने जो संविधान ये किया था, संविधान बनाया था, उसको अब संविधान सभा के समक्ष रखना था, ताकि संविधान सभा उस पर चर्चा कर सके, विस्तृत चर्चा कर सके, और उसमें अगर कुछ कमियां रही हो तो उसमें अभी से ही कुछ संशोधन किए जा सके, या फिर कुछ ऐड ऑन करना हो तो वो भी किया जा सके। तो उस संविधान प्रारूप समिति जो द्वारा जो संविधान तैयार किया गया था उसको संविधान सभा के समक्ष 3 पठन में पूरा पढ़ा गया, यानी कि 3 सेशन हुए थे, सेशन चले थे। उस दौरान पूरे संविधान को संविधान सभा के समक्ष रखा गया, एक एक आर्टिकल पर विस्तृत चर्चा भी हुई थी। और अगर कोई संशोधन लगा कि भाई इसमें किसी प्रोविजन में संशोधन करना है तो वो भी किया गया था। तो वो कब कब हुए थे, तो पहला जो पठन हुआ था, 3 पठन बेसिकली हुए थे। तो अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि प्रथम पठन कब हुआ था। तो प्रथम पठन जो हुआ था वो हुआ था 4 नवंबर 1948 से, ये 6 डेज का था, तो ये हुआ था 9 नवंबर 1948 तक, मतलब ये 6 दिन तक ही चला था। तो प्रथम पठन जो था वो 6 दिन तक चला था। इसमें बेसिक इंट्रोड्यूस करवाया गया था संविधान के बारे में कि भाई क्या क्या जैसे कि अपन देखते हैं ना कि भाई कोई भी सिलेबस स्टार्ट करते हैं, अपन किसी भी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उससे पहले जैसे सिलेबस डिस्कस करते हैं ना, उसी प्रकार से मोटा मोटा बताया गया एक भी संविधान में ये इनके बारे में कहा गया, इनके बारे में प्रोविजंस रखे गए, जैसे कि फंडामेंटल राइट हो गए, नागरिकों के मूल अधिकार या कर्तव्य, और कौन कौन से आर्टिकल हैं, किस प्रकार से मतलब संविधान संसद के चुनाव हो गए, विधानसभा के इलेक्शंस हो गए, मोटा मोटा बताया गया कुल मिला के। फिर जो द्वितीय पठन शुरू होता है, उसके बाद शुरू होता है द्वितीय पठन। वो शुरू होता है 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1948, लगभग 11 महीने तक ये पठन चला था। 11 महीने तक क्यों चला था? क्योंकि इसमें विस्तृत चर्चा की गई थी। इसमें एक एक आर्टिकल पर चर्चा हुई थी, प्रस्तावना से लेकर आर्टिकल जो 395 आर्टिकल है उन सब पे विस्तृत चर्चा की गई। संविधान सभा के समक्ष एक एक आर्टिकल को रखा गया कि भाई इस आर्टिकल में ये प्रोविजन है, इस आर्टिकल में ये प्रोविजन है। इस प्रकार से द्वितीय पठन में विस्तृत चर्चा हुई थी और जो संशोधन करना था वो भी इसमें किया गया।
फिर होता है तृतीय पठन। तृतीय पठन जो हुआ था वो हुआ था 14 नवंबर, सॉरी यहाँ पे 48 नहीं है, यहाँ पे 49, 1949 टू 26 नवंबर 1949। तो यहाँ पे 26 नवंबर 1949 को तृतीय पठन भी हो गया था। यहाँ पे कुछ अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक, इस पठन में क्या हुआ था कि भाई कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक अगर रह गई है संविधान में तो उनको सुधारा गया, और 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान बनकर तैयार हो चुका था। तो अब 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान तैयार हो गया था, और यहाँ पे इस दिन 284 लोगों ने, क्योंकि उस दिन संविधान सभा में 284 लोग उपस्थित थे, तो 284 लोगों ने उस संविधान पर हस्ताक्षर किए। अगर अब क्वेश्चन ऐसा है कि भाई अपना जो मूल संविधान है उसमें कितने लोगों के हस्ताक्षर है, कितने लोगों के हस्ताक्षर द्वारा पारित हुए, तो 284, और 15 सदस्य अनुपस्थित थे। कितने सदस्य? 15 उस दिन अनुपस्थित थे। अब बात आती है कि भाई आपके दिमाग में भी सवाल आया ही रहा होगा, नहीं आ रहा हो तो आना चाहिए, क्योंकि बेसिक सी बात है कि अपन ने जब स्टार्ट की थी संविधान सभा तब अपन ने पढ़ा था कि भाई 389 सदस्यों का चुनाव हुआ था संविधान सभा के लिए। 389 मेंबर्स संविधान सभा में इलेक्ट होके आए थे। तो फिर यहाँ पे 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए और 15 अनुपस्थित थे, तो ऐसे तो 299 सदस्य ही हो रहे हैं, तो बाकी कहाँ गए? तो क्या हुआ था कि ये बात है 26 नवंबर 1949 की, और 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो चुका था। अब देश आजाद हो चुका था तो 14 अगस्त को पाकिस्तान भी अलग कंट्री बन चुका था। तो जो पाकिस्तान वाली सीटें जो थी, लीग की अधिकांश सीटें, और वो कहाँ चली गई थी? पाकिस्तान में चली गई थी। तो इस वजह से अपने यहाँ कितनी सीटें रह गई थी? 299 सीटें ही रह चुकी थी। ये कब की बात है? ये 15 अगस्त की बात हो रही है। 15 अगस्त 1947 को कितनी सीटें रह गई हैं? 389 नहीं रह के 299। उसमें से 70 सीटें तो कहां से थी? रियासतों से, और 229 ये कहां से थी? ब्रिटिश भारत से। और ये जो 229 जो थी ना 229, इनमें भी 226 तो थी ब्रिटिश प्रांत वाली, ब्रिटिश प्रांत वाली, और जो 3 सीटें थी वो थी चीफ कमिश्नरेट से। अब यहाँ पे 3 वहां पे पढ़ा था अपन ने 4 सीटें चीफ कमिश्नरेट से हुआ करती थी, उच्चायुक्त प्रांतों से, लेकिन यहाँ पे 3 ही रह गई। 3 क्यों रह गई? क्योंकि जो बलूचिस्तान जो था, वो बलूचिस्तान वाली जो चीफ कमिश्नरेट था वो कहाँ चला गया था? पाकिस्तान में चला गया था। तो यहाँ पे अपन ने तीनों पठन के बारे में जानकारी ले ली, और ये जो 299 सीटें जो रही उनके बारे में भी देख ही लिया कि भाई कैसे 299 सीटें रही, जिनमें से 70 रियासतों से और 229 ब्रिटिश भारत से रही थी। अब अपन वापस एक बार सीक्वेंस वाइज देख लेते हैं कि जहां से संविधान सभा का इलेक्शन हुआ था और संविधान पारित होने तक को एक सीक्वेंस में अपन सारा देखेंगे, ताकि एक माइंड में बन जाए तो अच्छे से याद रह सके। ठीक है, तो इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अपन ने कहां से स्टार्ट किया था? जुलाई अगस्त 1946 से, है ना? जुलाई अगस्त 1946 में क्या हुए थे? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के चुनाव। क्या हुए थे? चुनाव हुए थे, संविधान सभा के चुनाव हो गए। जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हो गए, परिणाम आ गए। उसके बाद में क्या हुआ था? 3 पठन हुए थे बेसिकली। 9 दिसंबर 1946 ये फर्स्ट बैठक, ठीक है। उसके बाद में बैठक हुई थी 11 दिसंबर
1946। उसके बाद में बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946। इस दिन क्या हुआ था? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। याद आ रहा है क्या कुछ पिछला? उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। अगर आपने पिछली क्लास से कंटिन्यू और पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखी होगी तो ऑब्वियसली याद आ ही रहा होगा। क्लास देखने से ही नहीं, रिवीजन भी करना पड़ेगा। फिर क्या होता है? 22 जनवरी 1947 को क्या होता है? उद्देश्य प्रस्ताव हो जाता है पारित। उद्देश्य प्रस्ताव पारित, ठीक है। उसके बाद में बात आती है 22 जुलाई 1947। याद है क्या 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था? यहां तक तो याद हो ही गया होगा। 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर 1946 पहली बैठक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। जेबी कृपलानी जी द्वारा उद्घाटन किया गया। 11 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया और 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। और 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ था? उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो चुका था। फिर बारी आई 22 जुलाई 1947 को। इस दिन क्या किया था? राष्ट्रीय ध्वज सेलेक्ट किया गया। राष्ट्रीय ध्वज चुन लिया गया था ना, तदर्थ समिति बनाई गई थी। और उसके बाद में 15 अगस्त 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत। क्या हो गया? 15 अगस्त 1947 को हो जाता है देश आजाद, ठीक है। फिर 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। उसके बाद क्या हुआ? 29 अगस्त 1947 क्या हुआ था इस तारीख को? अभी अपन ने रिवाइज भी किया था कुछ ही समय पहले। कमेंट में जरूर बताना एक बार कि क्या हुआ था 29 अगस्त को। अभी अपन ने जब रिवाइज करे थे तब भी बढ़ा था कि भाई 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? प्रारूप समिति का गठन। प्रारूप समिति का गठन। और इसके द्वारा जो संविधान तैयार किया गया उनको 3 पठन में संविधान सभा के समक्ष रखा गया। कब कब? 4 नवंबर 1948 टू 9 नवंबर 1948। उसके बाद में 15 नवंबर 1948 टू 17 अक्टूबर 1949। और उसके बाद में 14 नवंबर 1949 टू 26 नवंबर 1949। तो बेसिकली ये याद रखनी है मेन। कौन सी? 26 नवंबर 1949। तो यहां से सीक्वेंस वाइज देख लेते हैं अपन कि भाई उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया 13 दिसंबर 1946 को। यहां से अपना संविधान बनना स्टार्ट होता है। यहां से देखें, यहां से हो चुकी थी संविधान सभा की पहली बैठक, तो संविधान बनने की प्रक्रिया तो यहीं से शुरू मान ली जाती है। तो यहां से लेके ये जो टाइम था, यहां से लेके ये जो टाइम था 26 नवंबर 1949 तक का, तो ये जो समय था वो कितना था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये बेसिकली क्या था? संविधान बनने में लगा समय। तो इस दिन क्या हुआ था? संविधान तैयार हो गया था और 284 सदस्यों के हस्ताक्षर भी हो चुके थे, ठीक है। 284 लोगों ने हस्ताक्षर कर दिए थे और 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान बनकर तैयार हो गया था। अब बात आती है कि भाई ये कितने सेशन में होता है। यहाँ पे सेशन की बात आई तो कितने सत्र में? तो ये जो संविधान तैयार हुआ था वो 11 सेशन में,
11 सेशन में तैयार हुआ था अपना संविधान पूरा। फिर बात आती है कि भाई संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही। ठीक है, 11 सेशन हो चुके हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी अभी तो संविधान बनके तो तैयार हो गया, लेकिन संविधान सभा तो अभी तक अस्तित्व में है ना। तो फिर क्या हुआ कि भाई जैसे अभी वर्तमान में भी होता ना कि भाई जैसे संसद का सत्र समाप्त हो जाते हैं संसद के, और जैसे कि अभी इलेक्शन का टाइम है, जैसे कि इलेक्शन वाला साल है, तो अब संविधान के सारे सत्र समाप्त हो चुके हैं, अब कोई बैठक नहीं होने वाली है, लेकिन इलेक्शन होने वाले हैं या फिर इलेक्शन हो चुके होते हैं। फिर भी एक बार नेता जो भी सेलेक्टेड पहले की सरकार में जो मेंबर होते हैं वो अपनी एक मीटिंग रखते हैं, अनौपचारिक मीटिंग कह दो या ऐसे कि भाई मिलना जुलने के लिए रखते हैं मीटिंग, ताकि क्या पता अगली बार कौन आए और कौन नहीं आए। हार जीत का तो कोई पता होता नहीं है ना, तो कि भाई अरे एक तरह की मिलनी राम राम करने के लिए। ठीक है, तो भाई क्या पता आएंगे तो फिर मिलेंगे, नहीं आएंगे तो कहीं और मिलेंगे। वो डायलॉग नहीं चलेगा यहाँ हरिद्वार वाला, वो भी सही है बेसिकली, कि धीरे चलोगे तो बार बार मिलोगे और तेज चलोगे तो हरिद्वार मिलोगे। क्यों सर, हरिद्वार में क्या आपने होटल खोल रखी है क्या जो वहां बैठ के चाय पियेंगे? हाँ, तो वो जो मीटिंग रहती है ना बेसिकली उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हुआ था कि भाई 24 जनवरी, इसके बाद की बात कर रहे हैं अपन, 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को क्या होता है कि भाई संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। तो ये जो टाइम था, ये इस टाइम तक संविधान सभा बनी रही थी। यहाँ पे अंतिम बैठक हो रही है, तो यहाँ पे अगर संविधान सभा के टोटल सेशन पूछ ले तो कितने सेशन थे? 12 सेशन हो गए थे। ठीक है, 12 सेशन हो गए। और ये जो संविधान सभा बनी रही थी, वो संविधान बनने में तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे, लेकिन संविधान सभा के बारे में पूछ ले कि भाई संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही थी, तो उसके लिए आएगा 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। 3 वर्ष 1 माह 16 दिन तक संविधान सभा अस्तित्व में रही थी, और इसके कितने सेशन हुए थे? 12 सेशन। अब यहाँ पे डिसोल्व हो रही है। अब बात आती कि भाई 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान बनकर तैयार हो चुका था, तो फिर लागू क्यों नहीं किया गया था इस दिन? लागू भी तो हो जाना चाहिए था कि बन ही गया तो फिर लागू ही कर देना चाहिए, क्योंकि वैसे ही अपन बहुत लेट हो गए थे। क्योंकि बात है अपने 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो चुका था, और यहाँ 9 दिसंबर 1946 से संविधान बनना शुरू हो गया था, और संविधान बन रहा है 26 नवंबर 1949 को। 2 वर्ष और थोड़े 10-12 दिन और निकल जाते तो 3 साल ही पूरे हो जाते। फिर भी लेट क्यों, बाद में क्यों लागू किया जाए? तो बेसिकली क्या हुआ था कि भाई जब कांग्रेस का अधिवेशन था, लाहौर अधिवेशन 1929 का, तो कांग्रेस के अधिवेशन बेसिकली हुआ करते थे नवंबर दिसंबर में, ज्यादातर दिसंबर में ही हुआ करते थे। जो लाहौर अधिवेशन जो था कांग्रेस का 1929 का, तो उस समय क्या है कि भाई कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू जी को, गांधी जी के कहने पर बनाया गया था, उनको अध्यक्ष बने थे। तो अब 1929 के टाइम नेहरू जी तो युवा थे ही, तो जब वो युवा थे तो स्पीच दे रहे थे बढ़िया से, उनके लिए स्पीच भी तैयार कर ही रखी थी, लेकिन अब युवा थे तो वो उनके हिसाब से ही, उस स्पीच को कौन पढ़े, वो अपने हिसाब से ही देने लगे भाषण। और उन्होंने एक बड़ी घोषणा कर दी। क्या घोषणा करी? एक तो उन्होंने करी कि पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी थी। एक पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी कब? जब दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में। इसके साथ ही उन्होंने घोषणा की थी कि भाई 26 जनवरी, अगली जो 26 जनवरी आएगी वहीं से सभी भारतीय अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो 1930 से कंटिन्यू 1947 तक, जब तक देश आजाद नहीं हुआ था, तब तक 26 जनवरी को क्या मनाया जा रहा था? स्वतंत्रता दिवस। लेकिन अब क्या हुआ कि भाई 15 अगस्त 1947 को कर दिया अंग्रेजों ने देश को आजाद, तो अब स्वतंत्रता दिवस तो 15 अगस्त 1947 को 47 से 15 अगस्त को मनाने लग गए। तो अब सबने कहा कि भाई 26 जनवरी को क्या किया जाए?
इसको भी तो किसी ना किसी रूप में याद रखा जाना चाहिए, क्योंकि भाई इतने सालों से अपन इसी को अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। तो फिर लोगों ने फैसला किया भाई जो भी संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने सबने मिलकर फैसला किया भाई क्यों ना संविधान को लागू 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया जाए, ताकि इसको भी एज ए रिपब्लिक डे याद रख लिया जाएगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए या एक तरह से 26 जनवरी के दिन को यादगार बनाए रखने के लिए अपने संविधान को कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि भी 24 जनवरी 1950 को हो रही है संविधान सभा की अंतिम बैठक। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए थे। वो डिसीजन क्या थे? वो डिसीजन ये थे कि भाई, और हाँ, ये डिसीजन देखने से पहले अपन कुछ आर्टिकल जो थे वो 26 नवंबर 1949 को लागू होने वाले थे। वो आर्टिकल कौन कौन से थे? यहाँ पे 26 नवंबर को जब संविधान तैयार हो चुका था तो यहाँ पे ये कहा गया कि भाई 15 आर्टिकल 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो जाएंगे, और बाकी जो पूरा संविधान होगा वो लागू होगा 26 जनवरी 1950। तो 15 आर्टिकल वो कौन से थे और क्यों लागू किए जाने थे 26 नवंबर को ही? तो पहले उनको देख लेते हैं या फिर ये देख लें। एक बार एक काम करते हैं, यहाँ पे 24 जनवरी को जो डिसीजन लिया गया वो देख लेते हैं। तो यहाँ 24 जनवरी को क्या क्या डिसीजन लिए गए? एक तो लिया गया भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को प्रेसिडेंट बना दिया गया। क्या बनाया गया? राष्ट्रपति बनाया गया, राष्ट्रपति बना दिया गया। और यहां पे कर दिया संविधान सभा को भंग। अब देखो संविधान सभा का कोई काम तो रह ही नहीं गया था, क्योंकि संविधान तो बनकर तैयार हो चुका था। लेकिन क्या कहा गया? लेकिन कहा गया कि भाई एज ए विधायिका, विधायिका के रूप में कार्य करेगी। और जब ये विधायिका के रूप में कार्य करेंगी तो इसके अध्यक्ष कौन होंगे? जीवी मावलंकर। और इसी दिन 24 जनवरी 1950 के दिन ही राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का चुनाव कर लिया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए थे उस दिन। कब? संविधान सभा की अंतिम बैठक में। तो क्या क्या लिए गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति चुन लिया गया था, चुना गया। लेकिन एक बात याद रखना, शपथ इस दिन नहीं ली थी। हाँ, हालांकि इन्हें राष्ट्रपति तो चुन लिया गया था, लेकिन शपथ कब ली थी? 26 जनवरी 1950 के दिन ही। और संविधान सभा को भंग कर दिया गया, डिसॉल्व कर दिया गया संविधान सभा को। लेकिन साथ में यह भी कहा गया कि भाई संविधान सभा जो है एज ए विधायिका कार्य करती रहेगी। कब तक? जब तक कि अगले चुनाव नहीं हो जाए। क्योंकि अपन देखते हैं कि भाई 24 अगस्त 1946 में क्या हुआ था कि दिन क्या हुआ था कि भाई अंतरिम सरकार की घोषणा हो गई थी कि भाई अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। और 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार बना दी गई थी। वो अंतरिम सरकार ही कार्य कर रही थी, लेकिन प्रॉपर चुनाव नहीं हुए थे। तो यहाँ पे विधायिका, पहले तो ब्रिटिश गवर्नमेंट शासन कर रही थी, उनके हिसाब से शासन चल रहा था। लेकिन यहाँ पे अब संविधान सभा को ही कार्य संभालना था। तो एज ए विधायिका के जब 15 अगस्त के बाद से ही विधायक यही कार्य कर रही थी, संविधान सभा ही। तो यहाँ पे भी संविधान सभा ने एज ए विधायिका के रूप में अपना कार्य जारी रखा। और कब तक रखा? 1952 तक, 1942 तक। ठीक है। और राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का सिलेक्शन कर लिया गया। किस दिन? 24 जनवरी 1950 को। उसके बाद में क्या हुआ था? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? संविधान लागू। संविधान लागू हुआ और प्रेसिडेंट ने शपथ ली।
क्या किया था? शपथ ली। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात अपन यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि भाई 15 आर्टिकल लागू किए थे। वो अपन अगली स्लाइड में देखेंगे वो 15 आर्टिकल कौन कौन से थे। ठीक है, तो एक बार ये हो गया, इसको एक बार वापस पूरा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं। तो एक सेकंड, तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि जुलाई अगस्त 1946, जुलाई अगस्त 1946 में क्या होता है? संविधान सभा का चुनाव। संविधान सभा का चुनाव हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुई थी पहली बैठक। पहली बैठक हो जाती है। फिर 11 दिसंबर 1946 को हुई थी दूसरी बैठक। 13 दिसंबर 1946 को रखा गया उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। फिर 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव हो गया पारित, और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया था, और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज चुन लिया गया। उसके बाद में 15 अगस्त 1947 को हो जाता है देश आजाद। 29 अगस्त 1947 को क्या होता है? प्रारूप समिति का गठन, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर 3 पठन होते हैं। 4 नवंबर 1948 से प्रथम पठन शुरू होता है, और लास्ट पठन कब समाप्त होता है? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान बनकर तैयार हो चुका था, जिस पर कि 284 लोगों ने क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे, और 15 लोग अनुपस्थित थे। दोनों में से एक चीज याद रख लो, 299 तो अपन को याद ही रह जाएंगे, 15 अनुपस्थित थे तो 284 ने हस्ताक्षर किए थे। और इस दिन एक डिसीजन लिया गया 15 आर्टिकल 26 नवंबर 1949 को लागू किए जाएंगे। उसके बाद में बात आई अपने आगे बढ़ी कि भी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का लास्ट सेशन हुआ था। तो संविधान बनने में कितने सेशन हुए थे? 11 सेशन, जो कि जिसमें टाइम लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। लेकिन संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही? 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। और कितने सेशन? 12 सेशन। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा को भंग कर दिया गया, लेकिन एज ए विधायिका 1952 तक वो कार्य करती रही। और जब वो विधायिका के रूप में कार्य करती थी तब अध्यक्ष कौन होते थे? जीवी मावलंकर। और क्या डिसीजन लिया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था प्रेसिडेंट, और राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत का सिलेक्शन कर लिया गया। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करते हैं उन 15 आर्टिकल्स की जो कि 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लेना आराम से, क्लास को रोक के। एक दो बार आप चीजों को ऐसे ऐसे है ना डेट वाइज लिख के याद करना, आराम से याद हो जाएगी, कोई डिफिकल्ट नहीं है। एक बार तो ऐसे ही पढ़ना जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे, एक बार शॉर्ट में उतारते रहना साथ साथ, और फिर ऐसे उतार के देख लेना, आराम से याद हो जाएगी सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं 15 आर्टिकल। 15 आर्टिकल जो कि कब लागू हुए थे? 26 नवंबर 1949 को लागू हुए थे। तो वो 15 आर्टिकल कौन कौन से थे? वो थे 5 आर्टिकल नंबर 5, 6, 7, 8 और 9। इसमें क्या था? नागरिकता के प्रावधान। नागरिकता के प्रावधान, नागरिकता के प्रावधान क्या होते हैं ये अपन आगे और पढ़ेंगे। नागरिकता के प्रावधान मतलब कि बेसिकली ये कि भी कौन इंडियन होगा और कौन इंडियन नहीं है। जैसे अपन कहते हैं ना भी हम इंडियन हैं तो अपनी नागरिकता तो एक ही है, अपने यहाँ तो एक ही प्रकार की नागरिकता दी जाती है, लेकिन यूएसए जैसे कंट्री में दोहरी नागरिकता होती है। जैसे कि स्टेट की अलग नागरिकता होती है और कंट्री की अलग नागरिकता होती है, लेकिन अपने यहाँ एक ही नागरिकता है कि भाई हम इंडियन है।
वी आर इंडियंस। कोई ऐसे थोड़ी कहता कि भाई कहीं बाहर जाते तो ऐसे थोड़ी कि मैं राजस्थानी हूँ। हाँ, अपन कहते हैं हम राजस्थानी, लेकिन वो अपनी नागरिकता नहीं है। राज्य अपनी अलग से नागरिकता नहीं दे सकता है। अपने यहाँ एकेरी नागरिकता ही मिलती है। और इसमें नागरिकता के प्रावधान हो गए। तो ये कितने आर्टिकल हो गए? 5 आर्टिकल ये हो गए, 5 6 7 8 9। उसके बाद में आर्टिकल 60, आर्टिकल 60 इसमें क्या था? इसमें था राष्ट्रपति की शपथ। राष्ट्रपति की शपथ, क्योंकि प्रेसिडेंट का चुनाव तो सिलेक्शन पहले ही करना था, ठीक है। और उसके बाद में आर्टिकल 324, आर्टिकल 324 में क्या था? निर्वाचन आयोग। अब इसको उसी दिन क्यों लागू किया था? तो कि भाई बात पहले से ही चली आ रही थी प्रत्यक्ष चुनावों की, या बात करें तो इलेक्शंस की बात। तो अब यहाँ पे जैसे कि इंडिया में दिक्कत क्या थी? इंडिया में सबसे पहले तो ये कि भाई डायरेक्ट इलेक्शन करवाया ही कैसे जाए। अब अपन बात करें संविधान सभा के चुनाव के टाइम की, तो वहां पे उस समय जो चुनाव हुए थे संविधान सभा के, उनमें कौन थे वोटिंग करने वाले? कौन थे? प्रांतीय विधानमंडलों के निम्न सदन के सदस्य। अब उस समय अगर आप डायरेक्ट इलेक्शन की बात करें, उस समय पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ पे कौन सा पॉसिबल था? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जो थी वो थी कि भाई लोग जागरूक ही नहीं थे कि वोट क्या होता है, वोटिंग राइट्स क्या होते हैं, वोट डालना किसे कहते हैं। क्योंकि उस टाइम भी लगभग 10% लोगों को ही, जो अमीर लोग थे उनको ही वोटिंग राइट प्राप्त था। जो गरीब तबके से थे या पिछड़े इलाकों से थे, पिछड़े इलाकों से क्या, बहुत लगभग 80% जनता को पता ही नहीं था। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि डायरेक्ट इलेक्शन कराएं, तो सबसे पहले तो जन जागरूकता का अभाव था इंडिया में। तो अगर यहाँ आर्टिकल 324 को लागू नहीं किया जाए, इलेक्शन कमीशन वाले आर्टिकल को लागू नहीं किया जाए, तो वो अपना काम शुरू कैसे करेगा? क्योंकि अगले इलेक्शन भी तो करवाने थे 1952 में। तो ये आर्टिकल लागू किया गया तभी, ताकि इलेक्शन कमीशन अपना काम शुरू कर दे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो लोगों को जागरूक करना था। और सबसे बड़ी समस्या थी वोटर लिस्ट तैयार करना। अब वोटर लिस्ट तैयार करना क्यों सबसे बड़ी समस्या थी? तो अब ये इंडिया है, तो इंडिया है, तो इंडिया में क्या समस्या है कि भाई अब गांव में जाओ आप वोटिंग लिस्ट तैयार करने। पहली बात तो चुनाव करवाना समस्या, दूसरी बात वोटिंग लिस्ट वोटर लिस्ट कैसे तैयार करें। अभी तो वर्तमान में तो देखो कि भाई टीचरों की फौज है कि अब जब चाहो चुनाव करवा लो, जहां चाहो चुनाव करवा लो। लेकिन उस समय टीचर्स नहीं थे इतने, तो टीचर्स भी नहीं थे, संसाधनों का भी अभाव था, संचार के साधनों का भी अभाव था, जागरूकता का भी अभाव था। और सबसे बड़ी समस्या वोटर लिस्ट की थी। वोटर लिस्ट की समस्या क्यों थी कि भाई अपने यहाँ शिक्षा का तो अभाव था ही, और अपने ग्रामीण संस्कृति है इंडिया की, तो बेसिकली अपन कहते भी कि 70% या 70, उस समय तो 75+ जनसंख्या गाँव में ही निवास करती थी। तो इंडिया में रीति रिवाज ही कुछ ऐसे है कि भाई अब जैसे कि कोई वोटर लिस्ट तैयार करने गए, अपन किसी घर में गए वोटर लिस्ट तैयार करने, तो भाई अब जैसे घर पे किसी का गेट खटखटाया और पूछा कि घर में कौन कौन है, तो घर में तो हम 3 है 4 है, तो नाम बताओ भाई। अब कोई अंदर से कोई आदमी आए, औरत आई, तो उसने कहा कि भाई आपके हस्बैंड का क्या नाम है। तो अब भारत में तो रीति रिवाज है कि भाई पत्नी अपने पति का नाम लेवे नहीं, तो वो क्या कहती थी कि भाई उसके अपने बच्चों का नाम लेके बोलती थी कि गोलू के पिताजी, या जो भी नाम होता था बच्चों का, उनके नाम से। अब वो वोटर लिस्ट तैयार करने वाला तैयार करे तो कैसे करे? महिला तो ठीक है, लेकिन अगर पुरुष से भी पूछे कि भाई आपकी पत्नी का क्या नाम है, तो वो भी अपनी पत्नी का नाम नहीं बताया अपने मुंह से। ठीक भाई, अब तो शुरू में जो वोटर लिस्ट जो तैयार हुई थी, उनमें नाम ही कुछ इसी प्रकार से लिखे गए, देख जैसे कि कालू की पत्नी, ये फलाने की लुगाई, ये फलाने की बहन, ऐसे ही वोटर लिस्ट तैयार हुई थी। तो अब समस्या वोटर लिस्ट की तो थी और इलेक्शन करवाने की, इसलिए इस आर्टिकल को भी उसी टाइम लागू कर दिया गया ताकि इलेक्शन कमीशन अपना काम स्टार्ट कर दे और जल्द से जल्द चुनावों की तैयारी करे। उसके बाद में आता है आर्टिकल 366 और 367। इसमें क्या था
परिभाषाएं एवं निर्वचन। इसमें क्या था? परिभाषाएं एवं निर्वचन। इसमें थे परिभाषाएं, और फिर आता है आर्टिकल 379, 380, 388, 391। इसमें क्या था? इसमें थे जो अंतरिम सरकार जो थी उस टाइम की, अंतरिम सरकार हेतु अस्थायी प्रावधान। क्या थे? अंतरिम सरकार हेतु अस्थायी प्रावधान। और आर्टिकल आता है 392। इसमें थी प्रेसिडेंट की शक्तियां। प्रेसिडेंट की शक्तियां कितने हो गए? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। और अब बच गया, क्या हो गया, कहां छूट गया कुछ? आर्टिकल 324, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तो हो गए। फिर कौन सा छूट रहा है? एक सेकंड रिवाइज करने दो, मेरे को याद नहीं आ रहा। याद आ गया। आर्टिकल 393, इसमें क्या था? संक्षिप्त नाम। इसमें था संक्षिप्त नाम। अब यहाँ पे हो गई ये 15 आर्टिकल। कौन कौन से थे? रिवाइज कर लेते जल्दी से एक बार। आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पे ये 5 आर्टिकल जो थे वो किससे रिलेटेड थे? नागरिकता के प्रावधान से। फिर आता है आर्टिकल 60। इसमें क्या था? राष्ट्रपति की शपथ, प्रेसिडेंट की ओथ। उसके बाद आता है आर्टिकल 324, 324। इसमें क्या था? इलेक्शन कमीशन। और फिर आता है 366 और 67। उसमें क्या था? परिभाषाएं एवं निर्वचन। उसके बाद आता है 379, 80, 88 और 91। इसमें क्या था? अंतरिम सरकार हेतु अस्थायी प्रावधान। उसके बाद में 392, उसमें प्रेसिडेंट पावर, राष्ट्रपति की शक्तियां। और 393 में क्या थे? संक्षिप्त नाम। उसके बाद में अब एक आर्टिकल और आता है 394। आर्टिकल 394, इसमें लिखा था कि भाई ये 15 आर्टिकल, ये 15 आर्टिकल जो ऊपर लिखे हैं ये 26 नवंबर 1949 से लागू होंगे। अब कुछ लोगों का मानना है कि भाई उस दिन क्या हुए थे? 16 आर्टिकल लागू हुए थे। लेकिन जो ऑथेंटिक बुक्स है उसमें, या फिर आरपीएससी ने जो आंसर माना है कई बार, उसमें क्या माना है? 15 आर्टिकल ही। अब कुछ कहते हैं कि भाई ये भी तो लागू हुआ था, तभी तो ये लागू हुए थे। लेकिन इसमें अलग से कोई प्रोविजन नहीं था। 394 जो था उसमें कोई अलग से प्रोविजन नहीं था, बल्कि यही कहा गया था कि भाई ये 15 आर्टिकल 26 नवंबर 1949 से लागू होंगे। तो इसलिए इसको काउंट नहीं किया जाता, और 15 आर्टिकल यही काउंट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये 15 आर्टिकल कब से लागू हो गए थे? 26 नवंबर 1949 से। इसके बाद में जो बाकी का संविधान जो था वो कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 से। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन चलते हैं आगे, अब अपन आगे चलते हैं तो आगे पढ़ेंगे अपन संविधान सभा के कुछ फैक्ट हैं संविधान सभा को लेकर, वो पढ़ लेते हैं। तो संविधान सभा के कुछ फैक्ट पढ़ते हैं। जैसे कि एक तो पढ़ते हैं अपन इसके प्रतीक चिन्ह के बारे में। संविधान सभा का प्रतीक, तो प्रतीक क्या था? संविधान सभा का हाथी। और सचिव,
संविधान सभा के प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी। इसीलिए अभी वर्तमान में देखे अपन बहुजन समाजवादी पार्टी, तो उसका भी प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथी है ना। बसपा का ही है क्या? शायद कंफर्म तो नहीं है, देख लेना अपने हिसाब से। सचिव कौन थे? HVR अयंगर। और जो प्रमुख ड्राफ्ट मैन जो थे, एक सेकंड, प्रमुख ड्राफ्टमैन कौन थे? SN मुखर्जी। ये BN मुखर्जी के साथी थे। SN मुखर्जी हो गए। अब बात आती है कि भाई अलंकरण किसने किया, लिखा किसने था? सुलेखक। हमसे याद नहीं आती राइटर कौन थे? सुलेखक। तो सुलेखक कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। क्या नाम था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। एक बार ये बोलो, एक बार नहीं 5 बार बोलो इस नाम को, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। क्या नाम था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने जो लिखा था संविधान, मुख्यतः वो कैसे लिखा था? इटैलिक शैली में। इटैलिक शैली में। अपना जो मूल जो संविधान है वो बेसिकली हिंदी में नहीं लिखा गया, बल्कि किस में लिखा गया? अंग्रेजी भाषा में। मूल संविधान किस में लिखा गया? अंग्रेजी भाषा में। और इन भाई साहब की जो राइटिंग थी इतनी गजब की थी कि भाई आप कभी मूल संविधान की जो प्रतिलिपि है, मूल संविधान जो है उसकी फोटो देखना गूगल करके, तो आपको देख के लगेगा नहीं कि भाई साहब की राइटिंग थी या प्रिंटिंग मशीन थी, ऐसी राइटिंग थी। और जो फिर जो हिंदी अनुवाद जो किया था, हिंदी अनुवाद, हिंदी अनुवाद जो तैयार किया था वो किसने किया था? वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा। किसके द्वारा? वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा हिंदी ट्रांसलेशन इसका किया गया था। और कुछ फैक्ट और है। अलंकरण, अलंकरण यानी चित्रकारी। आपने जो संविधान, मूल संविधान जो है ना, उसमें काफी चित्र बने हुए हैं, जैसे श्री राम के, कृष्ण से, या फिर मंदिरों के, कई साउथ के जो टेम्पल्स है उनके भी चित्र बने हुए, और गीता के, जैसे कि श्री कृष्ण अर्जुन जी को उपदेश दे रहे हैं, अर्जुन को जो उपदेश दे रहे हैं उनके भी चित्र बने हुए। इस प्रकार से कई चित्र बने हुए। तो वो चित्र बनाए किसने? तो जो शांति निकेतन के जो थे, शांति निकेतन के दो विद्यार्थी रहे थे, एक का नाम तो था राम मनोहर सिन्हा, ब्योहर राम मनोहर सिन्हा। क्या नाम था? ब्योहर राम मनोहर सिन्हा। और दूसरे थे नंदलाल बोस। कौन थे? बोस। बोस नागौर वाले नहीं, ये अलग थे। नंदलाल बोस शांति निकेतन की। और जो प्रस्तावना का जो अलंकरण किया था ना, वो बेसिकली किन्होंने किया था? वो किया था ब्योहर राम मनोहर सिन्हा जी द्वारा। तो ये कुछ फैक्ट है, ये याद कर लेना, क्योंकि बेसिकली कभी कभी क्या होता है कि भाई ऊपर से ही क्वेश्चन आते हैं उठ के, तो ऐसे ही आते हैं कि भाई संविधान सभा का क्या प्रतीक चिन्ह क्या था, या फिर सचिव कौन थे, या फिर अलंकरण किसने किया, किस शैली में संविधान लिखा गया। तो ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते हैं। तो अपन को किसी भी टॉपिक को किसी भी एंगल से छोड़ना नहीं है, पूरा कवर करके चलेंगे अपन, ताकि तैयारी पूरी तरह से पक्की हो। तो संविधान सभा का प्रतीक क्या था? हाथी। सचिव HVR अयंगर। प्रमुख ड्राफ्टमैन कौन थे? SN मुखर्जी। सुलेखक कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जिन्होंने इटैलिक शैली में लिखा था। और किसमें लिखा था? अंग्रेजी में। हिंदी ट्रांसलेशन किसने किया था? वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा। और अलंकरण यानी कि चित्रकारी, यहां पे लिख दो, चित्रकारी भी लिख दो।
चित्रकारी किसके द्वारा की गई थी? शांति निकेतन के ब्योहर राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस के द्वारा चित्रकारी की गई थी। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ते हैं आगे। अपन आगे पढ़ेंगे अब संविधान सभा की आलोचनाएं। तो अपन कुछ आलोचनाएं पढ़े या फिर रहने दे, क्योंकि आलोचनाएं बेसिकली क्या है कि भाई ये जो आलोचनाओं वाला जो टॉपिक है वो होता है आरएस मेंस का। आरएस मेंस में पूछा जाता है। वैसे अपन चर्चा कर लेते हैं, कोई बात नहीं, वैसे अपन नोट्स तो यहाँ लिख नहीं रहे हैं, तो फटाफट चर्चा कर लेते हैं अपन, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि फिर क्लास लंबी खिंच जाएगी। और फिर अपन आगे के वीडियो में पढ़ेंगे अपन क्या, प्रस्तावना के बारे में। तो यहाँ पे फटाफट चर्चा करते हैं अपन। कुछ आलोचनाएं की गई थी संविधान सभा की, तो यहाँ फटाफट लिख देते हैं संविधान सभा की आलोचनाएं। आप देख लो, आप कहीं पे भी जाओ, आलोचनाएं तो होनी है, कुछ भी कर लो। भले ही इन्होंने 60 देशों के संविधान को पढ़ के क्यों ना संविधान तैयार किया हो, लेकिन भाई साहब आलोचनाएं तो आपकी ओके रहेगी, क्योंकि यह देश कौन सा है? मेरा भारत देश महान है। यहाँ पे फ्री की सलाह मिलेगी आपको, और काम कुछ भी कर लो, आलोचना तो हम करके रहेंगे। संविधान सभा की आलोचनाएं, तो बेसिकली क्या क्या आलोचनाएं की गई थी? तो सबसे पहले अपन चर्चा कर लेते हैं कि भाई संविधान सभा प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ था। प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ था, नहीं था। ठीक है, हिंदू सदस्य अधिक, तो हिंदू धर्म से प्रभावित। हिंदू धर्म से प्रभावित। तीसरा था भाई कांग्रेस के सदस्य अधिक, तो कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित। प्रभावित। वकील और राजनेता, सारे कौन थे? राजनेता। तो जनता का क्या बोलते हैं उसको, जनता का समर्थन नहीं है, जनता का ये समर्थन नहीं प्लस भाषा जटिल, ये लगाई गई थी। एक दो क्वेश्चन और है, एक तो प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं, हिंदू सदस्य अधिक थे, कांग्रेस के सदस्य अधिक, वकील और राजनेता, और एक दो क्रिटिसिज्म और हैं। हाँ, तो बेसिक इनके बारे में पढ़ लेते हैं अभी। तो कि प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ था, तो अपन ने पढ़ा ही था कि भाई आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत संविधान सभा का चुनाव हुआ था, प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ था। तो इसको अपन सही नहीं ठहराएंगे। अपन को ये लोग कुछ आलोचनाएं कर रहे हैं, तो अपन को क्या देना होता है? इनका जवाब, खंडन करना होता है। तो अपन यहाँ पे कहेंगे भी प्रत्यक्ष निर्वाचन उस समय संभव था ही नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि एक तो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था जो कि अपने चरम सीमा पर था। राष्ट्रीय आंदोलन अपने चरम सीमा पर था, और देश में दूसरी तरफ सांप्रदायिक दंगे भी हो रहे थे, तो वहां पे भी डायरेक्ट इलेक्शन करवाना पॉसिबल था ही नहीं। फिर अपन देखते हैं कि भी उस समय संचार के साधनों का अभाव था, और मशीनरी का भी अभाव था कि डायरेक्ट इलेक्शन करवाया जाए। और फिर भारत की जनता में जागरूकता इतनी थी नहीं, और समय भी इतना नहीं था अपने पास। और फिर एक बात ये भी आती कि भाई रियासतों की बात कर रहे हैं अपन, अगर आप डायरेक्ट इलेक्शन की बात कर रहे हो और अगर रियासतों में भी डायरेक्ट इलेक्शन की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे सबसे पहला संकट तो ये था कि भाई रियासतें
सबसे पहले तो रियासतें भारत में विलय रहना चाहती है नहीं, पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो ये थी कि रियासतों को पहले भारत में विलय किया जाए, तो इस वजह से डायरेक्ट इलेक्शन वहां पे पॉसिबल थे ही नहीं। फिर ये बात करते हैं कि हिंदू सदस्य अधिक थे तो हिंदू धर्म से प्रभावित थी, बल्कि ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उस समय जो सीटें जो रिजर्व की गई थी वो जनसंख्या के हिसाब से रिजर्व की गई थी, और जो जब पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका था तो फिर अधिकांश जो मुस्लिम सीटें जो थी वो कहाँ चली गई थी? पाकिस्तान में। तो ऑब्वियसली हिंदू सदस्य अधिक होने ही थे, लेकिन फिर भी हमारा जो संविधान है वो पंथ निरपेक्ष है, वो किसी भी धर्म को सर्वोच्चता नहीं देता है। भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, सभी धर्म बराबर है और विधि के समक्ष सभी समान है, यानी कि कानून के समक्ष सभी समान है, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया है। फिर कह रहा है कि कांग्रेस के सदस्य अधिक थे तो कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित है, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि भाई हमारे संविधान में सभी विचारधाराओं का समर्थन किया गया है। यहाँ पे कांग्रेस की बात, सदस्य अधिक क्यों थे? कि भाई कांग्रेस वहां उस समय का एक बड़ा राजनीतिक दल था, और तो उसके सदस्य तो अधिक होने ही थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे अपन ये नहीं कह सकते भी कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित है संविधान, नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि किसी एक विचारधारा को समर्थन नहीं दिया गया, बल्कि सभी विचारधाराओं का समावेशन किया गया है। फिर बात आती है कि वकील और राजनेता अधिक थे, मतलब सभी वकील और राजनेता ही थे, तो जनता का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व तो नहीं था इसमें, और भाषा इसकी काफी जटिल हो गई थी। तो यहाँ पे भी इस बात का भी खंडन अपन इस तरह से करेंगे भी राजनेता और वकील जो थे वो कानून के अच्छे जानकार थे, और जो राजनेता जो थे, नेता जो थे वो एक तरह से जनता के समर्थक ही थे, क्योंकि जनता द्वारा ही उन्हें चुनकर भेजा गया था। तो यहाँ पे तो जनता का समर्थन वाली तो कोई बात आई ही नहीं थी। और बात आती कि वकीलों ने इसकी भाषा को काफी जटिल कर दिया। तो अब अपन बात करते हैं कि भाई वकीलों ने भाषा को जटिल नहीं किया, बल्कि भारत क्या है कि भाई एक बहुत ही बड़ा विविधतापूर्ण देश है, अलग अलग कम्युनिटी निवास करती है, अलग अलग धर्म रिलीजन है, तो उन सब का ख्याल रखा गया, उन किन किन को विशेषाधिकार देने, किन को नहीं देने, तो सब बातें क्या हुआ कि भाई स्पष्ट रूप से लिखी गई है। क्योंकि भारत में क्या कि लोग कानून कोई भी हो चाहे, लेकिन उससे बचने के रास्ते जल्दी निकालते, इसलिए अपने संविधान में हर एक बात को स्पष्ट लिखा गया है, इस वजह से वो कॉम्प्लिकेटेड हो गई थोड़ी। और फिर बात आती है कि भाई समय का अपव्यय, और एक आता है कि भाई संविधान सभा संप्रभु नहीं थी। अब अगली आलोचना ये करते हैं लोग कि भाई समय का अपव्यय बहुत किया, बहुत ही ज्यादा टाइम लगा दिया। तो अब अपन देखते हैं कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। हाँ, हालांकि समय तो ज्यादा लगा। क्यों लगा समय ज्यादा? क्योंकि अपन ने अभी यहाँ पे चर्चा की भाई अलग अलग जो कम्युनिटी थी सबके लिए अलग अलग प्रोविजंस तैयार करने थे, तो समय तो ज्यादा लगना ही था। लेकिन इन्होंने कंपेयर किससे किया? यूएसए से, कि भाई यूएसए का संविधान तो 4 महीने में ही तैयार हो गया था। लेकिन अब यहाँ पे जो यूएसए के संविधान की बात की गई है ना, यहाँ पे वो संविधान बेसिकली यूएसए में केवल केंद्र का है, राज्यों का संविधान इसमें शामिल नहीं है। लेकिन अपने यहाँ क्या हुआ था, केंद्र और राज्य सभी का एक ही संविधान बनाया गया था। तो यहाँ पे केंद्र राज्य का संविधान सम्मिलित रूप से बनाया गया, तो समय ज्यादा लगना ही था। अगर अपन यूएसए का भी देखें, जिनके राज्यों का कालांतर में बनाया गया संविधान, यहाँ यूएसए में क्या है कि राज्यों का अलग से संविधान है, तो वो भी उस समय तो नहीं बना था जब अमेरिका स्वतंत्र हुआ था। वहां उस समय केवल केंद्र का संविधान बना था, और उसमें मात्र कितने 7 आर्टिकल है शायद, केवल 7 आर्टिकल बनाने में उनको 4 महीने लग गए। और अपने आर्टिकल कितने? 395, 395 आर्टिकल अपन ने 2 वर्ष लगभग 3 साल में बना लिए, और उन्होंने 4 माह में कितने आर्टिकल बनाए? केवल 7। तो इसकी कंपेयर भी नहीं कर सकते अपन। तो इस इस तरह से देखे तो अपने संविधान को काफी कम समय लगा। यहाँ पर अपन अगर यूएसए के स्टेट जो राज्यों के जो संविधान बने उनको देखे तो
उनके संविधान बनने में भी अपने जो संविधान का टाइम है उससे काफी ज्यादा समय ले लिया था उन्होंने। और अगर बात करें अपन यहाँ पे बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया, इनको अपना संविधान बनाने में कितना टाइम लग गया था? 9 वर्ष। इन्होंने 9 वर्ष में अपना संविधान बनाया। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई संविधान सभा संप्रभु नहीं थी, तो ये इस बात का खंडन अपन इस तरह से करेंगे कि भाई 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ था, तब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो एक्ट था उसमें साफ साफ लिखा था कि भाई आज से, जब 15 अगस्त 1947 से देश आजाद हो रहा है और आज से संविधान सभा भी पूरी तरह से संप्रभु है, उसके डिसीजन में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, वो अपने डिसीजन स्वयं ले सकती है और संप्रभु तरीके से ले सकती है। तो यहाँ पे ये बात भी सही नहीं होगी कि भाई संविधान सभा संप्रभु नहीं थी। संविधान सभा पूरी तरह से संप्रभु थी, वो अपने डिसीजन खुद ले रही थी और संविधान भी अपनी ओर से तैयार किया था। अब आगे अपन हो गई ये क्रिटिसिज्म, शायद इतनी ही है क्रिटिसिज्म, शायद क्या इतनी ही है क्रिटिसिज्म। तो अपन ने ये आलोचनाएं और आलोचनाओं के साथ इनका खंडन भी देख लिया, ठीक है। तो इनको आप एक बार रिवाइज कर लेना, रिवाइज क्या, इनको तो एक बार देख ही लेना। बेसिकली ये एग्जाम्स में पूछते तो नहीं है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में, लेकिन ये आरएस मेंस के पर्सपेक्टिव से है। तो क्लासरूम में अगर पढ़ रहे होते तो इनके बारे में डिटेल में लिखा ही देते हैं साथ का साथ ही, ताकि कोई भी अगर प्री क्लियर करके मेंस देना चाहे तो भी उसके लिए काम आ सके, ठीक है। तो ये हो गई आलोचनाएं। तो आज अपना यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं, क्योंकि संविधान सभा पूरी हो चुकी है। तो आगे के वीडियो में जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रस्तावना के बारे में, प्रियम्बल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, एक बात और आप सबसे निवेदन है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लगातार बने रहिए मेरे साथ, और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल की लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उनको भी इस क्लास का फायदा हो सके। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भाई कुछ कमियां हो तो कमेंट करके कुछ बताइएगा, ताकि उनमें आगे की क्लासों में सुधार किया जा सके। धन्यवाद।